नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए। हम आपकी हेल्प में आपके साथ हैं। यूपी पीसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम है, इसके पेपर 5 में, पेपर 6 में एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। ये आपका पेपर 6 है, यूपी स्पेशल पेपर 2, उत्तर प्रदेश में निवेश मुद्दे एवं प्रभाव। ये आपसे पूछा जाएगा। अच्छे प्रश्न बनेंगे और मुझे लग रहा है हर बार एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक पर बनेंगे, पूछे जाने का स्कोप है। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। जब बात निवेश की आती है तो अगर थोड़े से वेश की बात करें, बेसिक क्लियर हो, तो उत्तर प्रदेश में निवेश या कहीं पे भी निवेश को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। तो आप एक हेडिंग डालिए, उत्तर प्रदेश में निवेश। और जब आप निवेश की बात करेंगे तो निवेश को प्रभावित करने वाले सबसे पहले हम कारकों की बात करेंगे। कौन कौन से कारक हैं जो निवेश को प्रभावित करते हैं, चाहे वो भारत की बात करें, यूपी की बात करें। उत्तर प्रदेश, भारत तो कृषि प्रधान है ही है, उत्तर प्रदेश भी एक कृषि प्रधान प्रदेश ही है। भारत की अधिकांश आबादी के संदर्भ में भी ये बात आप कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में भी बात कर सकते हैं। इस पे जो मटेरियल मैं आपको दूंगा वो दोनों में काम आएगा। आपका इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी कुछ बात करनी होगी तब भी वही लिखा जाएगा, और यूपी के बारे में आपको बात करनी होगी तब भी वही लिखा जाएगा। तो अगर एग्रीकल्चर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट पॉपुलेशन है तो कृषि निवेश को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत प्रमुख हो जाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश आबादी, उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी या तो कृषि से जुड़ी हुई है या कृषि सहायक गतिविधियों से जुड़ी हुई है, और उसी से उनका खर्च चलता है, उसी से उनकी आय होती है। और अगर कृषि आय बढ़ती है, कृषि से अगर ये आय यहाँ पर बढ़ जाए तो इस आय के बढ़ने से तुरंत मांग बढ़ेगी, और मांग के बढ़ने से औद्योगिक उत्पादन बढ़ जाएगा। और जैसे औद्योगिक उत्पादन कहीं पर बढ़ेगा तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में तुरंत निवेश बढ़ेगा, निवेश की भी मांग बढ़ेगी। निवेश को आकर्षित करने वाला ये फैक्टर हो जाता है। तो अगर आपको देश को विकसित करना है तो आप कृषि को छोड़ नहीं सकते। एक प्रथम दृष्टया आप देखते हैं कि जहां पर सेवाएं, जहां पर उद्योग बड़े पैमाने पर होते हैं, इनका जीडीपी में योगदान ज़्यादा होता है, वो विकसित होते हैं। लेकिन जहां पर इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा, जनसंख्या का ज़्यादातर हिस्सा कृषि पे डिपेंडेंट हो, तो वहां पर आपको कृषि को सबसे पहले बूस्ट करना पड़ेगा। और जब ये बूस्ट होगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड के कारण फिर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, तो निवेश तक ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे निवेश बढ़ेगा। तो कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा होगा। एक प्रश्न नोट करिए कि कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा होने पर औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। चर्चा करें तो इसको आप ऐसे समझा सकते हैं। सारे प्रश्नों में आंकड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है अच्छे से तो आप उसको लिखिए, बेहिचक लिखिए, और आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज है, अगर हम बात करें कृषि के साथ में दूसरा कारक कौन सा है जो निवेश को प्रभावित करता है, तो जो आय होती है, वो चाहे नेशनल इनकम हो और या स्टेट की इनकम हो। स्टेट में हम यूपी की बात कर रहे हैं। आय अगर बढ़ेगी, आय का स्तर अच्छा होगा, तो ठीक वही बात होगी। अब ये आय कोई जरूरी नहीं है कि ये कृषि से आए, ये कृषि से आ सकती है, ये उद्योगों से, उद्योग क्षेत्र से आ सकती है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये सेवा क्षेत्र से आ सकती है,
कहीं से भी आए। और अगर राष्ट्रीय आय में या स्टेट की आय में वृद्धि होती है तो सकल घरेलू उत्पाद जब उच्च स्तर का होगा, लोगों में परचेजिंग पावर बढ़ेगी, लोग अधिक खर्चे करेंगे, अधिक जब उपभोग व्यय होगा तो वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और वस्तुओं की मांग अधिक जब होगी तो उस उत्पादन को पूरा करने के लिए उद्यमी स्वाभाविक तौर पर उस क्षेत्र में निवेश करेगा। और इससे जब निवेश होगा, सेम प्रोसेस यहां पर भी होगा, तो निवेश जब होगा तो निवेश आकर्षण का ये कारण बन जाएगा। और निवेश किस लिए चाहिए? अगर उत्पादन करना है तो आपको मशीनरी चाहिए, उत्पादन करना है तो आपको जमीन चाहिए, और हर एक चीज के बदले में पैसा आपको देना है। इसके विपरीत अगर सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट होती है तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम होने लगती है, और जब उपभोक्ता वस्तुओं की मांग कम होती है तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तीसरी बात है जो निवेश को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण एक बात है, वो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति अगर बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति बढ़ने से जो क्रय शक्ति होती है ये नष्ट होती है, परचेजिंग पावर जो है ये क्या होती है, ये नष्ट होती है। उपभोक्ता अपनी क्रय करने की क्षमता को खोने लगता है, और जैसे क्रय शक्ति कम होगी मुद्रास्फीति बढ़ने से, तो जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो कम हो जाती है। मांग कम हो जाती है तो उत्पादन की कम जरूरत पड़ती है, और जब उत्पादन की कम जरूरत पड़ेगी तो निवेश का आकर्षण भी कम ही होगा, निवेश की भी कम जरूरत पड़ेगी। तो मुद्रास्फीति अगर ये बढ़ रही है तो इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और चाहे स्टेट लेवल पर हम देखें, प्रदेश स्तर पर देखें, तो निवेश पर इसका बहुत असर पड़ता है। तो अगर स्टेट को आपके ग्रो करना है तो आपको ये सुझाव देना होगा कि मुद्रास्फीति बहुत बढ़ने ना पाए। थोड़ी सी तो मुद्रास्फीति भी जरूरी है, थोड़ी सी मुद्रास्फीति नहीं रहेगी तो दिक्कत होगी, लेकिन एक लिमिट के अंदर अगर वो ज्यादा हो गई तो क्रय शक्ति वो समाप्त कर देगी, सामान महंगा हो जाएगा, मांग कम हो जाएगी। जब भी विकास करने की बात आती है और स्टेट कुछ ऐसे डेवलपमेंट की बात करता है तो तुरंत वो कहता है कि हमने ब्याज दरें कम कर दी हैं। ब्याज दरें बहुत प्रभाव डालती हैं, है ना। जब धन आप उधार लेते हैं और अगर आपको महंगा मिलता है, ब्याज उसका ज्यादा देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है, तो आप में रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। निवेशक जब भी कोई बाजार में उतरता है, निवेश करने चलता है, तो सबसे पहले देखता है पूंजी की सीमांत दक्षता, दक्षता कितनी है, मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो पूंजी की सीमांत दक्षता जो है, पूंजी की सीमांत दक्षता का मतलब होता है लाभ की अपेक्षित दर, लाभ कितना होगा। प्रदेश का विकास करने के लिए कोई जो उद्योगपति है वो पैसा नहीं लगाता है, प्रथम उसका लक्ष्य होता है लाभ कमाना, तो इसकी गणना वो करेगा, कैलकुलेट करेगा। और निवेशक ये तुलना करेगा मार्केट की ब्याज दर से। अगर ब्याज दर ज्यादा ऊंची है तो ब्याज में, बाजार में ब्याज दरों में अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो निवेशक समझेगा कि अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल पैसा अपना बांट दे रहे हैं, तब भी हमको पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए कि किसी को 100 करोड़ रुपए उसने रखे हैं और इसको कहीं पे लगाना है, और देख रहा है कि इंटरेस्ट रेट अधिक है, तो इस इंटरेस्ट रेट पे उसको केवल पैसा दे देने से, जमा कर देने से या किसी को दे देने से ही पैसा अच्छा मिल जाएगा, रिटर्न अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये रिटर्न अच्छा हो रहा है और यहां से इसने लाभ की जो अपेक्षा है वो यहां से इसकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये लाभ की अपेक्षा से ही
इसी कारण से ये निवेश करने जा रहा है, तो ये किसी प्रोजेक्ट पे पैसा नहीं लगाएगा। तो बाजार में अगर ब्याज दर अधिक होती है तो निवेश हतोत्साहित होता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये उद्योगपति है, ये यहीं पे पैसा लगा देगा। और अगर ये कम होती है तो निवेश प्रोत्साहित होता है। अगर ब्याज दर कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो ये पैसा किसी उसमें लगाएगा, औद्योगिक इकाई लगाएगा, कहीं पे निवेश करेगा, जिससे कि उत्पादन हो, तो उससे प्रदेश को लाभ मिलेगा, रोजगार जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बेरोजगारी दूर होगी। तो किसी भी स्टेट की पॉलिसी में, चाहे वो यूपी हो, चाहे अगर देश की बात करें तो इंडिया, भारत की हम पूरे बात करें, ये जरूरी है कि ब्याज दरें भी कंट्रोल में रहें। बहुत ज्यादा ब्याज दरें हो जाएंगी, और भी पैसा भी ये मार्केट से ही तो उठाते हैं लोग, सारे पैसे उनकी जेब में नहीं पड़े होते हैं, उनको भी तो पैसा उठाना है मार्केट से। दो चीजें हैं, अगर रखा है तब भी मैंने आपको समझाया, और दूसरा उनको पैसा कहीं से उठाना होता है, और वो देखेंगे ब्याज ही इतना पड़ रहा है, पता चला कि 100 रुपया लगाने के बाद में काम हो रहा है 110 रुपए का, और ब्याज ही देना पड़ रहा है 112 रुपये, तो ऐसे में कोई नहीं करेगा, और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी चीज आप लिखिए नवाचार, और साथ में इसमें लिखिए प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर इस पे जोर दिया जाए, कोई राज्य दे रहा है, कोई देश दे रहा है, तो ये उद्यमियों के लिए एक नए अवसर का द्वार खोलता है। इनोवेशन हमेशा नए अवसर उत्पन्न करता है ना, ऐसा कह सकते हैं आप। लेकिन इसका एक निगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर नवाचार और तकनीक दोनों अपग्रेड हो गई, जो काम पहले 50 लोग करते थे उसको एक मशीन ने कर दिखाया, जो 10 दिन काम चलता था वो 2 दिन में हो गया, तो कई बार इसका निगेटिव असर भी आपको देखने को मिलता है ना। लेकिन दूसरा लाभ ये होता है कि नवाचार और प्रौद्योगिकी, अगर इसका उपयोग बढ़ेगा तो इसके उपयोग बढ़ने से क्या होगा, जो वस्तुओं की डिमांड है वो बढ़ेगी। लेकिन ये वस्तुएं कैसे होंगी, ये पूंजीगत वस्तुएं होंगी, पूंजीगत वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाएगी, और जैसे ही पूंजीगत वस्तुओं की डिमांड बढ़ेगी तो यहां पर इन्वेस्टमेंट को ये क्या करेंगे, अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। अगर सीधा मतलब है डिमांड से, तो जनसंख्या बढ़ने से भी डिमांड बढ़ती है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की हम बात करें, जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या बढ़ने से भी तो डिमांड बढ़ती है। जितनी जनसंख्या ज्यादा होगी, वस्तुओं की मांग उतनी ज्यादा होगी। भारत आज विश्व का सबसे बड़ा, आबादी के मामले में सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ पे परचेजिंग पावर भी अगर उस अनुपात में बढ़ जाए तो सबसे बड़ी मार्केट भारत हो जाएगा, है भी आज की डेट में। अधिक बड़ा बाजार उपलब्ध होगा, डिमांड ज्यादा होगी, सामान बिकने के अवसर ज्यादा होंगे, तो लाभ कमाने के अवसर ज्यादा होंगे। हर तरीके की डिमांड को पूरा करने के लिए फिर औद्योगिक इकाइयां लगाई जाएंगी, और ऐसे में बाजार जब बड़ा हो जाता है तो ये माना जाता है कि विकास होने की संभावना, उद्योगों के विकास होने की संभावना बढ़ती है, और इससे निवेश क्या होता है, आकर्षित होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखेंगे तो जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार की समस्या भी है। तो अगर आप मांग की दृष्टि से देख रहे हैं तो मांग की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा है, और दूसरा अगर वैसे देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों पे दबाव बढ़ेगा, तो ये समस्या का कारण बनेगा। बहुत सारे लोक कल्याणकारी योजनाएं आपको ज्यादा चलानी पड़ेंगी। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से निवेश गतिविधियां बढ़ती हैं, ऐसे कई सर्वे हुए, कई ऐसे रिसर्च किए गए, और जैसे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आती है वैसे ही तीव्र विकास की, तीव्र निवेश गतिविधियों की स्थिति भी आ जाती है। बड़े पैमाने पर निवेश का भी विस्फोट होता है, यानी कि सब लोग लालायित रहते हैं, भाई इंडिया में सारी पूरे विश्व की कंपनियां क्यों दौड़ के आ रही हैं, सब अपना प्लांट भी लगा रही हैं और सब यहाँ पे एडवर्टाइज कर रही हैं। भाई आईफोन इतना महंगा है
परचेजिंग पावर जिसकी ज्यादा है वही खरीद पाएगा। इंडिया के लिए अनुकूल नहीं था, लेकिन उसके भी ग्राहक यहां क्यों मिल जा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है, उसमें से कुछ तो खरीदेंगे। भाई अमेरिका में जाएंगे आप, सब लोग आपको आईफोन लिए मिलेंगे लगभग। यहां पे एक वर्ग है जो आपको लिए मिलेगा, लेकिन उसने ढूंढ लिया ना, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट है। सरकार जब कोई नीति बनाती है तो वो नीति बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करती है निवेश को, और खास करके जब नीति हो कराधान की, टैक्सेशन पॉलिसी हो, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी हो, सरकारी नीति हो, तो सरकारी नीति, कराधान नीति, ये सब प्रभावित करती है। अगर टैक्सों में छूट दी जाती है तो जो उद्यमी वर्ग है वो कहता है कि ठीक है, हमारी बचत बढ़ जाएगी। पहले टैक्स ज्यादा था, 25% था मान लीजिए, और इसको घटाकर 15% कर दिया गया, तो सीधे लाभ कमाने की क्षमता इसमें बढ़ गई ना। तो टैक्स में जो कमी होती है ये हमेशा उद्यमियों को प्रभावित करती है, निवेश को आकर्षित करती है, लाभ ज्यादा उनको मिलने लगता है। और अगर टैक्स की दरें बढ़ा दी जाती हैं, छूट नहीं दी जाती है, तो निवेश हतोत्साहित होता है। सब्सिडी जो दी जाती है, बहुत सारी स्कीम के तहत सब्सिडी आपको देते हुए गवर्नमेंट नजर आएगी कि ठीक है तुम एक बिजनेस करो, उसमें हम इतना रुपया तुमको लोन भी देंगे और उसमें सब्सिडी भी है, ब्याज की दर भी कम है। उसका कारण क्या है कि लोग एम्प्लॉयमेंट हो, रोजगार उनको मिल जाए, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए और मांग भी जो है वो पूरी हो जाए। तो निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नीतियां और कराधान नीतियां ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो कहीं भी आपको निवेश से संबंधित प्रश्न जब लिखना हो तो आप फटाफट कृषि के साथ साथ में आप लिखिए मुद्रास्फीति, इनकम, स्टेट की इनकम, नेशनल इनकम। अगर आप थर्ड पेपर में लिख रहे हैं तो वहां पर ऐसी बात करिए, देश की बात करिए। और अगर आप स्टेट की लेवल पे लिख रहे हैं, सिक्स्थ पेपर में, फिफ्थ पेपर में लिख रहे हैं, तो आप स्टेट की बात करिए। मुद्रास्फीति, ब्याज दरें, नवाचार और प्रौद्योगिकी, जनसंख्या वृद्धि और कराधान नीति, ये सब किसी भी देश में या किसी भी प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और निवेश इस पे डिपेंड करता है। अब कोई भी सरकार यही चाहेगी कि मैक्सिमम, अधिकतम निवेश उसको मिले। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी निवेश को आकर्षित करने के लिए कार्य किए हैं। अब ये जो कार्य है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो किए गए हैं, इन कार्यों को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप केवल कॉन्सेप्ट लिख देंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा तो आपको इसको लिखना ही होगा। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 से 12 फरवरी के बीच में लखनऊ में 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। सबको पता है, डायरेक्टली प्रश्न भी इस पे आएगा, इसके भी पॉइंट्स मैं आपको अभी कराए दे रहा हूं। गवर्नमेंट की तरफ से जो डेटा रिलीज किया गया उसमें कहा गया कि शिखर सम्मेलन के पहले रोड शो हुआ और उसमें 33 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव आया। 18,000 से अधिक समझौते साइन हुए, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, और अगले कुछ वर्षों में 92 लाख नई नौकरियों को सृजित करने की संभावना बढ़ गई, ऐसा कहा गया। तो ये दोनों चीजें, चाहे वो 18,000 से अधिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की बात हो और उसके कारण 92 लाख नई नौकरियां निवेश को आकर्षित कर रही है ना, तभी ये चीजें हो रही है ना। तो ये निवेश को आकर्षित करने वाले प्रयासों में सबसे बड़ा प्रयास था जो यहां पर निवेशक शिखर सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर समिट हुई थी। अब सरकार ऐसे नहीं इनको बुला सकती, इसके लिए सरकार को तकनीकी क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सरकार को हर तरीके से क्या करना पड़ेगा, अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम हो, लाल फीताशाही समाप्त हो जाए, ये सब बातें एथिक्स में जो आप पढ़ते हैं, भ्रष्टाचार कम हो, वो तो होना ही है। और फिर सरकार ने इसमें क्या किया, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, सरकार ने तकनीक, विनिर्माण, हरित ऊर्जा, शिक्षा, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ठोस प्रयास किए, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं हमेशा बूम करने वाले क्षेत्र हैं। जैसे शिक्षा है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी ज्यादा स्कूलों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कॉलेजेस की जरूरत पड़ेगी,
जनसंख्या बढ़ेगी, ज्यादा लोग बीमार पड़ेंगे, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी, फार्मा क्षेत्र में भी, रहने के लिए आवास चाहिए, रियल एस्टेट भी ऐसे बूम करेगा, तकनीकी डेवलपमेंट भी। तो ये सरकार लगातार ठोस प्रयास कर रही है। दिसंबर 2022 में यूपी सरकार के एक हाई प्रोफाइल प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी निवेशकों को लुभाने के लिए अमेरिका का दौरा भी किया था। एक प्रतिनिधिमंडल यहां से गया था और वो निवेश आकर्षित करने के लिए वहां पर बातचीत करने गया था, तो उसका भी लाभ मिला। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने यहां पर फैसला किया कि हम निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जब निवेश आता है तो केवल निवेश पैसा ही नहीं है, निवेश पूंजी तो लाता ही है, पैसा तो लाता ही है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आइडियाज, बहुत सारी चीजें लेके आता है। हम रिस्क मैनेजमेंट सीखते हैं, उन्होंने कर रखा है तो अब हम सीख रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार निवेशकों की जरूरत को देखते हुए नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति भी बनाने जा रही है और इसमें बदलाव होने जा रहे हैं। अब ये नीति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आंसर आप लिखें तो इनके जो ये पॉइंट्स है इनको आप यूज कर सकते हैं कि नई औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति में क्या ड्राफ्टिंग हुई है। कोई प्रोजेक्ट लगने जा रहा है तो जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। कई बार जमीनें नहीं मिल पाती हैं, प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। और अगर जमीन आसानी से मिल जाए, जमीन खरीद पर जैसे इन्होंने क्या किया, स्टाम्प ड्यूटी में छूट दे दिया, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी में छूट की राशि की प्रतिपूर्ति होगी। कैपिटल सब्सिडी की सुविधा मेगा प्रोजेक्ट के लिए केस टू केस आधार पर तय होगी। कहीं पर भी आप जब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निवेश आकर्षित करने, विकास करने, है ना, इनकी बात की जाए, ग्रोथ करने की बात की जाए, तो आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 2022 में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति को लॉन्च किया। लक्ष्य क्या है कि $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाए हमारी, निवेश जुटे हमारे यहां, दुनिया भर से निवेश जुटे, रोजगार पैदा हो और उत्तर प्रदेश एक प्रगतिशील, अभिनव और प्रतिस्पर्धी औद्योगिक परिस्थितिक तंत्र बन जाए। जगह जगह आप सुनते होंगे यूपी गवर्नमेंट कहती है इन्वेस्ट यूपी। इन्वेस्ट यूपी एक संगठन है हमारे यहां, उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है। इस पर आपसे 125 शब्दों का सवाल पूछा जा सकता है सीधे कि इन्वेस्ट यूपी क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इसके लक्ष्य क्या है। पहले इस हुआ करता था उद्योग बंधु, पूर्ववर्ती ये उद्योग बंधु है, इन्वेस्ट यूपी। 125 शब्दों का सवाल यहां से बनेगा मेंस में। उत्तर प्रदेश सरकार का एक संगठन है और ये निवेश के संवर्धन के लिए ही ये कार्य करता है। निवेश कैसे बढ़े, वर्तमान में उद्योगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका भी निराकरण करता है और आगामी जो उद्योग लगने वाले हैं उनकी समस्याओं का भी ये निराकरण करता है। और निवेश के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अच्छा पसंदीदा गंतव्य हो जाए, इसके लिए ये नीति बनाने का काम करता है। नीति नियंता है ये। वर्ल्ड लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, व्यापारिक वातावरण की बात ये करता है। राज्य में आर्थिक विकास, लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि, ये इसके लक्ष्य है। अगर आर्थिक विकास होगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उनके जीवन में गुणवत्ता बढ़ जाएगी, उनके जीवन में गुणवत्ता आ जाएगी। और इन्वेस्ट यूपी का लक्ष्य जब आपसे पूछा जाए तो आप सीधा बताइए कि राज्य में उद्योगों व अवसंरचना के तीव्र विकास हेतु नीति निर्धारण में सक्रिय योगदान देना और सक्रिय योगदान देके निवेश आकर्षित करना। तो ये संस्था इसके लिए कार्य करती है कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और इन्वेस्टमेंट होके उद्योग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप हो जाए। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो उद्यमियों को समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करना पड़ेगा, उनका निराकरण करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार उसको करेगी। जिन संस्थाओं से, जिन विभागों से वो रिलेटेड होगा वो करेंगे। तो संस्था द्वारा उद्यमियों हेतु समस्याओं के निराकरण के लिए
उनकी समस्याओं को उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य जन निकायों, संस्थाओं और संगठनों में उचित स्तर पर उठाकर परामर्शी सेवाएं प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इन्वेस्ट यूपी जो है वो ये कार्य करती है, ये उसका टारगेट है कि अगर किसी को समस्या आ रही है, किसी उद्यमी को, तो सरकार के पास या अन्य जन निकाय जो हैं उनके पास ये ले जाके परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगी। और इन्वेस्ट यूपी जो है ये पारदर्शी और तीव्र प्रत्युत्तर के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ मैत्रीपूर्ण, दयालुतापूर्ण दृष्टिकोण का पालन करता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिससे आपको पैसा चाहिए उससे आप अगर सही से बिहेव नहीं करेंगे तो उसके पास पैसा है वो दूसरे को दे देगा। आप सही से बिहेव नहीं करेंगे, प्यार से नहीं बोलेंगे तो उसके पास ग्राहकों की कमी नहीं है। तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, दयालुतापूर्ण व्यवहार होना चाहिए, सुविधाएं देनी पड़ेंगी। वैसे भी देखते हैं आप, पैसे वाले की वैल्यू घर में सबसे ज्यादा होती है। जिसकी सैलरी आती है तो महीने के अंत में ही लोग उसकी तीमारदारी में जुट जाते हैं, प्यार से बोलना शुरू कर देते हैं। महीने के 25 दिन भले सही से ना बोले, लेकिन लास्ट के जो 5 दिन है, किसी को फीस जमा करनी है, किसी को किस्त देनी है, किसी को बिजली बिल जमा कराना है, तो वो सारे लोग बोलने लगते हैं। अगर प्रदेश को चाहिए तो ऐसा ही मंच एक हमको भी बनाना पड़ेगा जो उनकी सुविधाओं का ख्याल रखे। तो इन्वेस्ट यूपी कुछ ऐसा ही मंच है। ऐसा लिखिएगा नहीं, 125 शब्दों में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। जब भी कोई आंसर लिखिए तो लास्ट में उसको बिल्कुल करंट से कनेक्ट कर दीजिए। अभी आज ही के पेपर में था, जब मैं डिस्कस कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में जीडीपी रैंकिंग जारी की गई है और उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी रैंकिंग है वो ये दिखाती है कि कौन सा जिला पिछड़ा है, कौन सा जिला अगड़ा है, कौन से जिले ने अच्छा विकास किया है, कौन सा विकास कर रहा था तो उसमें उसका विकास स्लो हो गया है। ये आंकड़े जारी किए गए हैं और ये सारे आंकड़े जारी करने का मतलब यह है कि विकास में जो अंतर पाया जा रहा है, जिलेवार अंतर पाया जा रहा है, क्षेत्रवार अंतर पाया जा रहा है, इसको दूर किया जा सके, इसके लिए नीतियां बनाई जा सके। जीडीपी रैंकिंग के लिहाज से यूपी में जो गौतम बुद्ध नगर है ये सबसे ज्यादा संपन्न पाया गया, गौतम बुद्ध नगर, और सेकंड नंबर पर राजधानी लखनऊ है और सबसे अंत में है चित्रकूट। ये एक लाइन याद रखिए, जहां पर भी प्रदेश में जिलेवार ग्रोथ की बात करनी हो, ये बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़ा है आज ही के पेपर में, तो आप इसको लिख दीजिए। साल भर तो ये वैलिड वैसे भी रहना है, आगे भी इसको आप लिख सकते हैं। और ये जो आंकड़ा तैयार किया गया, इस आंकड़े में कृषि को लिया गया, उद्योग को लिया गया, भवन निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, ऐसे 18 मानक, इन्हीं के आधार पर जीडीपी के लिए जो आंकड़े इकट्ठा किए गए, इन्हीं के आधार पर आकलन किया गया। और उद्देश्य क्या है? अगर ये आंकड़े पता चल जाए तो जिलों के विकास पर अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाई जा सकती है। जो पिछड़े जिले हैं उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, जो अगड़े जिले हैं उनको और अगड़ा बनाने के लिए, और ज्यादा डेवलप करने के लिए अलग नीतियां बनाई जाए। जो कमजोर छात्र है उसको, और जो थोड़ा सा तेज छात्र है उसको एक तरीके के पढ़ा के आप तेज नहीं कर सकते, या जो तेज है वो तेज है, जो पिछड़ा वाला है तो उसको पहले बेसिक अच्छे से समझाइए, तभी हो पाता है ना। मैं जो सब कुछ पढ़ चुका है वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ेगा, काम चल जाएगा, लेकिन जिसने तैयारी शुरू की है उसको तो पढ़ना पड़ेगा। तो वैसी कुछ स्थिति। ये जो पूरे आंकड़े जारी हुए उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपके किसी भी आंसर में काम आएंगी जो यूपी से रिलेटेड है। जीडीपी में बढ़ोतरी हुई है, पश्चिमी यूपी सबसे आगे है, पूर्वांचल की स्थिति मध्य यूपी से बेहतर हुई है। ये आंकड़े देखिए, जो पूर्वांचल की स्थिति मध्य यूपी से बेहतर हो रही है, ये परिवर्तन है। राज्य की जो कुल जीडीपी है इसमें पश्चिमी यूपी की हिस्सेदारी बढ़ गई है, पहले 48.3 थी, अब 49.26% हो गई है। 2021-22 के आंकड़े हैं ये, उसी के आधार पर ये जारी किए गए हैं। राजधानी जो लखनऊ है ये नंबर 2 पे आया है, लेकिन अगर देखेंगे तो पिछले साल की तुलना में इसका योगदान घट गया है।
जीडीपी में, जो प्रदेश की जीडीपी में इसका योगदान 4.05 था, अब घट के 3.95 हो गया है। आगरा, प्रयागराज, बुलंदशहर, इसमें भी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन मेरठ जो है इसने इजाफा किया है। और ये सारे आंकड़े ये दिखाते हैं हमको कि कौन सा जिला है जो पीछे है, कौन सा जिला है जो आगे है। तो हम निवेश के मामले में वैसे निर्णय ले सकते हैं कहां पर कितना निवेश करना है, जिले में कितनी संभावनाएं हैं और कितने निवेश से कितना विकास हो सकता है, ये यहां पर हम प्लान कर पाएंगे, ये हम स्ट्रेटजी बना पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेटजी बना पाएंगे। कुछ आंकड़े आप ऐसे याद कर लीजिए, सूची तो बहुत बड़ी थी वहां पे, लेकिन ये आंकड़े आपके लिए इंपॉर्टेंट इतने हो सकते हैं। ये लखनऊ लिखा हुआ है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि 5 तो आप याद रखिए कि जीडीपी में जो शीर्ष जिले हैं जिनकी हिस्सेदारी है, गौतम बुद्ध नगर की 8.66, सेकंड पे लखनऊ है जो घटा है लेकिन तब भी 4% यानी कि 3.95% के आसपास है। फिर आगरा है, फिर प्रयागराज, फिर मेरठ। ये 5 तो आप ध्यान में रखिए। और अगर हम एक साल में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों का ये आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं तो इससे बहुत कुछ पता चल जाता है। ये फसलें, पशु, वन उपज, मत्स्य, खनन, निर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति, इन सभी सेवाओं के कारोबार, संपदा, आवास, गृह, इन सब को शामिल करते हुए जारी किया गया है। तो सबकी स्थिति पता चल जाती है। जब रिपोर्ट का सूक्ष्म अवलोकन करेंगे तो हर एक जिले की स्थिति अलग अलग पता चल जाएगी। कहां पर बिजली की क्या आपूर्ति है, जलापूर्ति कैसी है, अन्य उपयोगी जो सेवाएं हैं वो कैसी हैं। तो अब विकास की जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, कोई नीति बनाएंगे, तो इन चीजों को आप उसमें मेंशन करके, कंसीडर करके काम करेंगे, क्योंकि ये मानक यही है ना। तो इसीलिए ये आंकड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार आपको लगता होगा इससे क्या मिलेगा, जो करना है भाई डायरेक्टली दो। अरे कितना दो, कहां दो, ये तो बताओगे ना। जैसे आपने कहा कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं मेंस में, तो आप बताओ ना कि किस पेपर में नहीं आ रहे हैं। तो मार्कशीट उठाई गई तो पता चला कि फर्स्ट पेपर अच्छा है लेकिन फोर्थ पेपर में कम आ रहे हैं, हिंदी अच्छी है लेकिन एस्से में कम आ रहे हैं, तो उस पर फोकस किया जाएगा ना। वहां का लोक प्रशासन कैसा है, वहां की व्यवसायिक सेवाएं कैसी हैं, बैंकिंग सेवाएं कैसी हैं किसी भी जिले की, ये सारी चीजें इसमें जब क्लियर हो जाती हैं तो उसी हिसाब से हम नीति बनाते हैं। अगर हम जीडीपी की बात करें, ये जीडीपी रुपए में, इसको इधर, और ये जिले दिए हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी रही है वो गौतम बुद्ध नगर की 1,66,073 करोड़ में है। ये सारे आंकड़े किसमें है, करोड़ रुपए में। और फिर सेकंड पे रही है लखनऊ की 75,762, और फिर आगरा है, प्रयागराज है, मेरठ है, गाजियाबाद। आपको ये अमाउंट ना याद हो तो बस इसी के क्रम में ऐसे याद कर लीजिए, और ये वही क्रम है जो ऊपर दिया हुआ है। ये तो मैंने ऐसे दे दिया है कि आप दोनों चीजों की तुलना कर सकें। सेम वही क्रम है, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, और वही क्रम यहां पर है। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, ये है। अब देखिए इसमें कोई ऐसे दिमाग में बिठा लीजिए जैसे गोरखपुर इसमें नहीं है, गोरखपुर इसमें नहीं है। और जिले देखिए, गौतम बुद्ध नगर पश्चिम का, आगरा भी उधर पश्चिम में ही, गाजियाबाद पश्चिम में, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, ये सब ज्यादातर देखिएगा। एक लखनऊ, एक प्रयागराज, मेरठ तो पश्चिम में है ही है, और एक कानपुर नगर। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर, यही तो बचे। तो टॉप 10 में ये सब ज्यादातर तो पश्चिम के हैं। एक प्रश्न ये आपसे बनता है ना कि उत्तर प्रदेश अगर पश्चिम और पूरब की तुलना करें तो एक बहुत बड़ा गैप मिलता है विकास में। उधर के हिस्सों की बात करें तो वो ज्यादा डेवलप्ड है, पूरब में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इस बार एक आंकड़ा चेंज हुआ कि मध्यवर्ती क्षेत्र से ज्यादा पूरब के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, उसकी स्थिति बेहतर हुई है। तो ये जब आप आंसर लिखे तो उसमें आना चाहिए। तो आपके लगभग 4-5 सवाल इस सेशन से तैयार हो गए। एक तो इन्वेस्ट यूपी आपसे पूछा जाएगा, है ना, इन्वेस्ट यूपी सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा। दूसरी चीज आपसे जो पूछी जाएगी वो जो हमारे यहाँ 1 मिनट,
इन्वेस्ट यूपी ये हो गया, और दूसरी चीज है एक नीति, औद्योगिक निवेश और प्रोत्साहन, रोजगार प्रोत्साहन नीति। और एक है आपका सीधा प्रश्न ये बन सकता है, निवेश को आकर्षित करने के प्रयास, ये अलग से बन जाएगा, इन्हीं चीजों को लिखेंगे। और कराधान की दरें और सरकारी नीति, ये और जितनी भी ये फैक्टर हैं, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। ये नोट्स आपको मैं, जो लोग आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में हैं, उस बैच में हैं, उनको मैं वहां पर शेयर करवा दूंगा, वो लोग उसको वहां से पढ़ लेंगे। तो एक पूछा जाएगा कि इन्वेस्टमेंट को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो क्या है, और नहीं भी पूछा जाएगा तो इसको आपको बताना होगा कि कराधान की नीति, वहां पे इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो बात हमने की है, जनसंख्या वृद्धि की जो बात हमने की है ना, नेशनल इनकम और स्टेट इनकम जो होता है वो कैसे प्रभावित करता है, ये सारी चीजें जो शुरू में हमने डिस्कस किया, इस पर एक डायरेक्टली आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स आपको वहां पर शेयर हो जाएगा, मिल जाएगा। एक्चुअली पहले हमने सोचा था कि सारा एक कंपाइल करके देंगे, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, तो थोड़ा थोड़ा देते रहें, आप पढ़ते रहें। और आंसर राइटिंग आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो ग्रुप में लोग हैं, रोज 4-4 आंसर आप लोग लिख डालते हैं, ये अच्छी चीज है। और जो लोग नहीं लिख रहे हैं, कम से कम उसको हम लोग मॉडल आंसर देते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, तो कम से कम आपका तैयार तो वो हो ही जाता है। तो आप लोग ऐसे लिखते रहें, और जिन लोगों को जरूरत है कि हाँ लास्ट में उनको कुछ मॉडल आंसर मिल जाए, तैयारी अच्छे से हो जाए, तो वो लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और वो बैच है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसमें एक चीज रह गई है, उस पर एक अलग से हो, जो भी आधे घंटे और 25 मिनट की क्लास होगी, जो इन्वेस्ट यूपी इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर सम्मेलन को अलग से तैयार करिएगा, उस पर एक प्रश्न अलग से आपसे पूछा जा सकता है ना। और उसमें छोटा प्रश्न भी बन सकता है और बड़ा, उसकी सफलता, सफल रहा या असफल रहा, अभी आप क्या कह सकते हैं, इस पर बात हमको करनी होगी। और दूसरी बात ये होगी कि जैसे कई बार ये आरोप लगता है ना गवर्नमेंट पे कि बस हो गया, जब तक सम्मेलन चला, बाद में इसके कुछ प्रभाव नहीं दिखेंगे, तो ये भी चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, उसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।